क्लास है। चलो, टेस्ट पेपर 13 जो हेल्ड हुआ था 15/7/2020 को, उसका क्वेश्चन नंबर 46 है। द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस इन 1,2-डाइमिथाइल इथाइलिन एंड इथेन इज इतना 1.40 एंगस्ट्रम एंड 1.54 एंगस्ट्रम respectively. The shorter CC bond distance former is the best explained in terms of hyperconjugation. जैसे 1-2 यहाँ पे ये पोजीशन कहता है कि 1,2-डाइमिथाइल इथिलीन हो जाएगा। तो ये पोजीशन पे देखना, ये पोजीशन पे ये सी तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये जो एक्सप्लेन होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। उसके बाद है 47 में, the heat of hydrogenation of benzene is -51.0 kilocalorie per mole. If heat of hydrogenation of cyclohexadiene and cyclohexene -58 kilocalorie per mole and -29 kilocalorie per mole respectively, what is the resonance energy of benzene? तो 47 में theoretically heat of hydrogenation of cyclohexatriene, ये -29 × 3 बराबर -27 किलो कैलोरी पर मोल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू -51 किलो कैलोरी पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी
36 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। उसके बाद 48 में हम विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्लोराइड्स गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 मोस्ट रेडली। तो मोस्ट रेडली AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे ये C6, ये H5 और ये C6, ये H5 हो जाएगा और CH यहाँ पे ये Cl हो जाएगा। और इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो AgCl का यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और NO3 माइनस इनके साथ रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा तो ये कैटायन, ये जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल कैटायन होगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज ये रिंग के पाई के साथ और इस रिंग के साथ कंजुगेशन में हो जाएगा और इस कैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए AgNO3 जो होगा वो इनके साथ रिएक्शन करके AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। 49 के अंदर क्या होता है, 49 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो इसके रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो फिनॉल होगा। यहाँ पे हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट किन का होता है। तो सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट OH ग्रुप का होता है, इससे रिंग क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद एक्टिवेट का मतलब मेक्स द रिंग मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिनॉल आएगा, फिर उसके बाद टॉलुइन आ जाएगा, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर उसके बाद NO2, यानी NO2 का जो माइनस एम इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो 49 में यहाँ पे 49 में सबसे पहले फिनॉल आ जाएगा, फिनॉल के बाद ये टॉलुइन आ जाएगा और टॉलुइन के बाद फिर यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ये CHO और उसके बाद फिर यहाँ से ये NO2 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में इसके रिएक्टिविटी का क्रम ये होगा। 49 में ये बात है। 50 में आ जाओ। 50 में ये लिखा हुआ है कि इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखा हुआ है CH3, ये पोजीशन पे CH3, ये डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड ये CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इस पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना होता है -80 डिग्री पे। तो कहता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, Br2 के साथ रिएक्शन करानी होती है। तो Br2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, देन यहाँ पे ये CH3 और ये पोजीशन पे CH3, ये Br, फिर CH और यहाँ पे ये Br हो जाएगा एंड देन CH डबल बॉन्ड ये CH2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग। 51 में कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट सही है, यानी अल्कीन का कैटायन बनेगा और अल्काइन का भी कैटायन बनेगा रिएक्शन होने के बाद। तो हमें देखना होता है कि इन दोनों में सर्वाधिक स्टेबल कैटायन किनका होगा।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन अल्कीन से बनेगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अल्काइंस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। अल्काइन इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्कीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बात भी सही लिखी हुई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसोफॉर्म विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड और OH, ये सीस ब्यूटूइन हो जाएगा। यानी सीस ब्यूटूइन पर यहाँ पे सीन एडिशन हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो सही आंसर इसका सीस ब्यूटोइन हो जाएगा। यानी 52 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीस ब्यूट, ये 2 इन हो जाएगा। उसके बाद 53 में ये है 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव स्टेबल एडक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ स्टेबल एडक्ट कौन दे सकता है। तो यहाँ पे वाटर की रिएक्शन कराई जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रेट्स बनेगा। तो इस हाइड्रेट्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिसाइड हो जाती है, और दूसरी बात अपन लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस while electron withdrawing group increases the stability of hydrates। तो stability of hydrates में सबसे पहले हम लोग रखेंगे, stability of hydrates में सबसे पहले फर्स्ट को रख लेंगे, फर्स्ट के बाद उसके बाद सेकेंड को रखेंगे, देन थर्ड को, उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्या रखेंगे, और तो ये स्टेबिलिटी ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड गिव स्टेबल एडक्ट विथ वाटर, यानी वाटर के साथ स्टेबल एडक्ट कौन देगा। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और हम लोग डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस व्हाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो 53 में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस while electron withdrawing group increases the stability of हाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दे सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा HCN RMgX और साथ में फिर अल्कोहल। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 54 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद 55 के अंदर कहता है कि गिरगिनार्ड रीजन की रिएक्शन करानी है, तो ये 55 के अंदर क्या होगा, 55 में आ जाओ, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी ये बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और इस पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराना होता है। तो ये CH3Mg ये Br हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो अपन लोग लिख सकते हो ना पीएच यहाँ पे ये O माइनस और ये CH3 ये पोजीशन पे CH और यहाँ पे Mg
ये Br, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पे एसिडिफिकेशन करा देना है। तो इस पे एसिडिफिकेशन करा दो, इस पे एसिडिफिकेशन कराना होता है H2OH+ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये PH, देन यहाँ पे OH, और ये पोजीशन पे ये H, देन ये CH3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 56 के अंदर कहता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, एक कंपाउंड दिया हुआ है 56 में, ये 56 में एक रिएक्शन दी गई है, ये पोजीशन पे ये CH2, यहाँ पे ये N+, और यहाँ पे Me3, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है Me3, और OH- लिखा हुआ है। इस पे हीट करनी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन करानी होती है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है। इधर देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा और ये बीटा, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल अल्फ़ा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, इसको जब हीट करोगे तो ये फंक्शनल, ये अल्फ़ा, ये बीटा हो जाएगा। तो ये बीटा हीट जब होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये पूरे ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएंगे, ठीक है। जब लीव कराओगे तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, और इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। 56 के बाद 57 में आ जाओ। तो 57 में क्या होगा, यहाँ पे 57 में ये बातें ऐसी लिखी हुई है, ये पोजीशन पे ये CH2, देन यहाँ पे ये CHO, और ये CH2, यहाँ पे ये CHO लिखा हुआ है, और इस पे रिएक्शन करानी होती है ये NaOH के साथ H2O, फिर उसके बाद इसको हीट कर लिया गया है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जरा देखो यहाँ पे ये फंक्शनल, ये अल्फ़ा, तो ये OH- इस अल्फ़ा को ट्रैप करेगा, तो ये कार्बन आयन बनेगा, और ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, और ये रिंग क्लोज रहेगा। देखो यहाँ से, यानी ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, तो ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा, तो ये रिंग ऐसा बन जाएगा, यानी ये CH2 इन पे अटैक करेगा, ये O- हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। अल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, फिर प्रोटोनेशन वर्क हो जाएगा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का फॉर्म आएगा। इसको हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे क्या कि ये जो वाटर है, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके सीधे वाटर को बाहर ले जाएगा। तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ से ये प्रोडक्ट ऐसा बना लेगा, यहाँ पे ये रिंग हो गया, और यहाँ पे ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CHO ग्रुप हो जाएगा, ये फंक्शनल अल्फा, ये बीटा हो जाएगा। इट्स ओके। तो 57 है, 57 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, 57 के बाद आ जाओ। 58 में लिखा हुआ है कि इस पे रिएक्शन करानी होती है, ऑक्सीडेशन करा लो। ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिटाइल क्लोराइड बना देगा। फिर उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड को C6H5CH3 इसकी ऑक्सीडेशन करानी है, तो ये बेंजोइक एसिड बना देगा। बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये C6H5
COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड बनाएगा। फिर इसको ब्रोमीन, फिर इसको सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये फाइनल क्या बनाएगा उसको देखो। 58 में ये बनाया PH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे N, ये 3 हो जाएगा। ये पहुँच गया C पे, ठीक है, ये C बना। और डियर C को कहता है हीट करने के लिए, तो C को अगर आप हीट कर दोगे ना तो कहता है क्या होगा, तो C को यहाँ से हीट करोगे N2 बाहर हो जाएगा। N2 बाहर होगा तो ये बनाएगा PH, देन CO, एंड देन ये पोजीशन पे ये 19 बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ला के यहाँ रख देगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, ये रीअरेंज हो जाएगा। और इसको रीअरेंज कराओगे तो क्या होगा, PH, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड क्या होगा बोलो, ये O हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। इट्स ओके। तो सिर्फ कहा है कि हीट करना है तो क्या बनेगा, तो फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा, यानी 58 का आंसर क्या होगा, ये C हो जाएगा। अगर यदि आपने इस पे वाटर से रिएक्शन करवा दिया तब ये C6H5NH2 यानी ये एनालीन बना लेगा। उसके बाद क्या कहता है 59 में, ये 59 रहा, 59 में कहता है द मोनोमर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन टू नायलॉन 6। तो यहाँ पे ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन क्या होता है, 2 अमाइनो इथानोइक एसिड होता है, और एमिनो कैप्रोइक एसिड यानी 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, यानी ये ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन जो होता है ये NH2, यहाँ पे CH2, देन ये C डबल O, ये H होता है 1, ये 2 अमाइनो इथानोइक एसिड ग्लाइसिन होता है। और उसके बाद अमाइनो कैप्रोइक एसिड, तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड होता है, 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड, 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये क्या होता है, यहाँ पे ये NH2, यहाँ पे ये CH2 का ये 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, C5, यहाँ पे C डबल O, ये H हो जाएगा। तो 59 का जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 में आ जाओ। 60 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन जी होता है, यानी 60 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डिस्कशन, ठीक है, ओके, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज वैलिड फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 2 होगी, और यहाँ सब में जो है एन की वैल्यू जो है 4 ही है। अब जब हम क्वांटम नंबर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको 4 बात याद रखनी है। एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, एल की वैल्यू कभी भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी होगी लेकिन एन के बराबर नहीं होगी, और एम कभी भी एल से बड़ा नहीं होगा, और एस जो है +½ और -½ के अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है एन की वैल्यू 4 गिवन है और डी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एल की वैल्यू 2 है, तो n = 4 और l = 2 है, और m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो -2 से +2 तक के बीच का सारा कुछ हो सकता है, और s की वैल्यू +½ या -½ में हो सकती है। तो पहले सेट में देखिए तो l की वैल्यू 3 लिखा है तो गलत हो गया f ऑर्बिटल के लिए। दूसरे सेट में देखिए s ऑर्बिटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है 0 लिख दी है, तीसरा सेट सही है, और चौथे सेट में क्या किया है, फिर l की वैल्यू 3 लिख दिया, तो चौथा सेट गलत हो गया। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। अब
आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, और यहाँ देखिए सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na+2 और मैग्नीशियम +2 बनेगा, और इस एनर्जी को हम कहेंगे सेकेंड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी IE2। अब Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, Mg+ का है 2,8,1, यानी तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब होगा, लेकिन यहाँ S1 कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो IE2 ऑफ सोडियम प्लस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IE2 ऑफ मैग्नीशियम प्लस है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और यहाँ पे जो है यही स्टेटमेंट जो है उल्टा लिखा है, बाकी सारी चीज़ें मैग्नीशियम का ही ग्रेटर लिखा है, बाकी सारी चीज़ें एग्रीमेंट में हैं। पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टार्शन ऑफ द शेप ऑफ एनायन बाय केटायन ये डिफिनीशन है, और कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो केटायन के पोलराइजिंग पावर की बात अगर हम करें तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर के हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप जानते ही हो। और क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल, तो आप देखते हैं ऑटो रिडक्शन जो है किसकी बात हो रही है, कॉपर पाइराइट के रिडक्शन की बात हो रही है मेटलर्जी की। और यहाँ रोस्टिंग के बाद जब हम देखते हैं तो क्यूपरस सल्फाइड को क्यूपरस ऑक्साइड के साथ यहाँ पे तो कॉपर रिड्यूस होके इस तरह से आ जाता है, यहाँ देखिए +1 है, यहाँ भी +1 है, 0 में आ गया तो रिडक्शन हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी तो इस लिक्विड से बबल्स बनेंगे, तो कहेंगे ब्लिस्टर ऑफ कॉपर, इसके नाम से भी एक क्वेश्चन आता है। सोडियम परऑक्साइड को जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये जो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन है किसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और इस तरह से ये रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेंगे। तो हम लोगों ने रिएक्शन भी लिख रखा है। सोडा एस का फार्मूला क्या है, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं, तो ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। और पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही जो है वॉशिंग सोडा है, और ये सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हैं जो फ्लोरोसेंस के दौरान हो रहे हैं। और फिर कह रहा है कौन सा एलिमेंट, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो गैलियम इसका आंसर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा और बॉडी टेम्परेचर से कम, अराउंड अबाउट 30 डिग्री है। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है और लिक्विड स्टेट में बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है, पर इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होता है, तो एक लंबे टेम्परेचर रेंज तक ये लिक्विड स्टेट में मौजूद रहता है, तो गैलियम आंसर हो गया। अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम एजाइड दोनों को अगर हम सेपरेटली गर्म करें तो दोनों सिचुएशन में नाइट्रोजन गैस ही लिबरेट होती है। और फिर यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 70 देखें तो H2SO8 का स्ट्रक्चर ये है, पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मार्शल एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रक्चर है, और ये सल्फ्यूरस एसिड है ये स्ट्रक्चर है। तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या सिंगल या कोऑर्डिनेट कुछ भी गिने तो पहले केस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड हैं, यहाँ 4 बॉन्ड है और यहाँ केवल 3 बॉन्ड है, तो इस तरह से अरेंज कर दिया गया। अब कहा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो जितने भी नोबल मेटल हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये लोग जो है एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, तो ये हमारा आंसर जो हो गया कॉपर हो गया। इसका आंसर कि लिखा है कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, तो यही गलत आंसर हो गया। डाइक्रोमेट एनायन के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइक्रोमेट एनायन का स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ देखो ये बांड सिमिलर हैं, कहीं भी रेजोनेंस के नाते कोई भी बांड डबल कोई भी सिंगल हो सकता है, लेकिन ये CRO ये देखो ये सिंगल, यहाँ देख रहे हो डबल है, सिंगल है, डबल है, यहाँ देखो सिंगल है, डबल है, सिंगल, तो यहाँ रेजोनेंस ब्रेक हो रही है, तो इसके कारण ये बांड लेंथ इक्वलेंट नहीं हो रहा है, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 6 बांड लेंथ इक्वल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो कह रहा है कि 1 मोल एक क्रोमियम का कंपाउंड है, AgNO3 के एक्सेस से रिएक्शन कराते हैं तो 3 मोल AgCl लिबरेट हो रहा है, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं, तो ये आंसर हुआ। और इस तरह से फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की, पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो ये देखो CnH3 2+, तो यहाँ मोनोडेंटेट लिगैंड है और CN2 में बाइडेंटेट लिगैंड है, तो बाइडेंटेट लिगैंड करेगा किलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वह इनकरेक्ट उल्टा लिखा हुआ है।
अब 75 में पूछ रहा है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो हम सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा, इसका dsp2 होगा, इसका sp3d2 होगा, इसका d2sp3 होगा, तो केवल पहला सही है और दूसरा तीसरा और चौथा आंसर में गिवन है जो है वो गलत है, तो इस तरह से हमारा आंसर इस लिहाज से डी हो गया। ओके, दैट्स ऑल। और क्वेश्चन नंबर 76 का हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। 76 में देखिए कह रहा है 2 फ्लास्क X and Y have capacity 1 liter and 2 liter respectively and each of them contains 1 mole gas, दोनों में गैस कितना है 1 मोल है। टेम्परेचर ऑफ द 2 फ्लास्क सो एडजस्टेड, हम इस दोनों ही फ्लास्क के वेसल के टेम्परेचर को हम एडजस्ट करते हैं, सो एडजस्टेड दैट एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन x y है एवरेज स्पीड, ये v रखिए ऐसे v x का और y का, और कह रहा है स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल x इज ट्वाइस एज दोज इन y, x का जो है ये y का 2 गुना है, डबल है, ये y के लिए हो गया, ये दिया हुआ है। कह रहा है द प्रेशर इन द फ्लास्क x वुड बी, पहला ऑप्शन है इसका px वुड बी, px के बारे में कह रहा है x का इसका जो प्रेशर है वुड बी, पहला ऑप्शन है सेम एज दैट इन y, हाफ ऑफ दैट ऑफ y, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ y, 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ y। अब कैसे बनेगा, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एवरेज स्पीड होता है, याद करिए ये 8 RT अपॉन पाई m का रूट अंडर होता है, या हम इसे 8 PV अपॉन m पाई m का रूट अंडर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड एक सेम टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम एडजस्ट किया हुआ है, तो सेम टेम्परेचर पर देखिए PV के मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरेज VAV जो होगा ये निर्भर करेगा P और V के मल्टीप्लिकेशन पर। तो अब देखिए VAV x अपॉन VAV y यदि बोलते हैं तो ये PX और V क्या है वॉल्यूम ऑफ x अपॉन PY, और ये इसका रूट अंडर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा ये रूट है टर्म, ओके, तो यहाँ पर ये रूट अंडर ये PVY होगा। अब आप देखिए V एवरेज x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V एवरेज y है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं ये 2 इजिकल टू, या इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये PX अपॉन PY इंटू VX अपॉन VY, तो देखिए यही VX हो गया, ये VX है और ये VY है, तो दोनों का जो रेशियो होगा ये 1/2 के बराबर का हो जाएगा। देख रहे हैं बात को, तो मुझे PX और PY पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जरा बताइए कि PX इज इक्वल टू, देखिए 2 2 4 और 2 क्या होगा 8 इंटू PY बोलेंगे, तो यानी हमारा रिलेशन क्या हो गया कि PX इज 8 टाइम्स दैट ऑफ Y, यानी D नंबर हमारा ऑप्शन हो गया। एक बात आप समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए समझिए, 77 में आसान क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ NaCl। NaCl का एक बड़ा सा क्रिस्टल्स है, उसमें पूछ रहा है, और वो NaCl का क्रिस्टल कितने ग्राम का है 1 ग्राम का है, और अब हमसे पूछ रहा है उसमें यूनिट सेल कितना है। तो याद करिए एक यूनिट सेल में NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 4, तो यदि हम पूरे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें और एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यानी देखिए ये 1 में यदि 58.5 से डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, और इसी नंबर ऑफ मोल्स को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। तो देखिए 1 ग्राम के क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, और 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है 4, ये पढ़ चुके हैं आप, तो हम इसे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस डेसिमल को यदि हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, इसे यहाँ से हटाते हैं और ये 10 टू दी पावर कर दीजिए 1 कर देते हैं, तो ये 5.8 हो गया। तो लगभग देखिए, और ये आप कह सकते हैं इसे और इसे लगभग कैंसिल कर दीजिए, लगभग 6 पॉइंट ये हो गया, 10 टू दी पावर 1 है, और इसे यदि आप यहाँ ले जाइए तो 10 टू दी पावर 1 ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा,
यानी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 22 और डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसे 1 कर लीजिए और ये 10 कर लीजिए, यानी 4 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 21 होगा। चूंकि ये छोटा वैल्यू था तो गुणनफल जो होगा वो 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 2.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 10 टू द पावर 21 के करीब आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, जरा देखिए। पहला ऑप्शन है 5.14 इंटू 10 टू द पावर 21 नहीं होगा, 1.28 इंटू 10 टू द पावर 21 नहीं होगा, 1.71 इंटू 10 टू द पावर 21 नहीं होगा, 2.57 इंटू 10 टू द पावर 21, तो 2.5 से थोड़ा बड़ा होगा, तो यानी यही हमारा आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए 78 में बेटा कह रहा है कि इन अ सेल, ये सेल दिया हुआ है, कह रहा है ई सेल माइनस ई नॉट सेल इजकल टू 0.0591 वोल्ट। ये भी देखिए दिया हुआ है। रेशियो ऑफ C1 एंड C2 एट 298 केल्विन इज। ये रेशियो मुझे निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, नर्स इक्वेशन लगा देना है। तो याद करिए नर्स इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। तो इसके लिए देखिए 0 से +2 पर यानी 2 का चेंज है, लॉग देखिए क्यू बोलेंगे। क्यू यदि लेंगे तो देखिए हेड के तरफ का पहले लेते हैं C1 और टेल के तरफ का देखिए बाद में लेते हैं, ये रिडक्शन है तो टेल के तरफ का क्या लेंगे C2। यही रेशियो मुझे निकालना है। और आप देखिए ई सेल माइनस ई नॉट सेल इजकल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2 बोलते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है 0.0591 इजकल टू माइनस 0.0591 लॉग अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि लॉग C1 अपॉन C2 जो है वो -2 है। इसका मतलब है C1 अपॉन C2 जो होगा वो 10 टू दी पावर -2 होगा। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कर सकते हैं 10 टू दी पावर -2 यानी C नंबर में है, तो वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन बेंजीन सॉल्यूशन इन द डायमेरिक फॉर्म। मैंने लिख दिया है कि एसिटिक एसिड बेंजीन सॉल्यूशन में डायमेरिक फॉर्म होता है, और ये याद भी रखना है, ये कभी कभी सवाल में नहीं रहता है लिखा हुआ, यहाँ लिख दिया है, कभी कभी नहीं रहता है। चलिए याद रखिएगा आप। इन अन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट द वांट ऑफ फैक्टर वाज फाउंड टू बी 0.51। देखिए वांट ऑफ फैक्टर 0.51 के करीब दिया हुआ है, यानी वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 है। लेस देन 1 में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। देखिए डायमेरिक फॉर्म है, तो इससे भी समझ गए एसोसिएशन होगा। और एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट यदि बेंजीन यूज करेंगे तो वैसे स्थिति में वो डायमेराइज होगा, ये याद रखना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछ रहे थे, करना क्या था, आपको एक फार्मूला रेडीमेड याद करिए, आप पढ़े हैं I इजकल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस, यदि डिसोसिएशन होता है तो याद करिए n यूज करते हैं, और एसोसिएशन होता है तो 1/n यूज करते हैं। इतना ही डिसोसिएशन और एसोसिएशन में इतने का बेसिक डिफरेंस है। n क्या है, तो डायमराइज होता है तो n का मान 2 होगा, ट्राइमराइज होगा तो n का मान 3 होगा। तो ये n डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन एंड सो ऑन को रिप्रेजेंट करता है। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। वांट ऑफ फैक्टर मुझे दिया हुआ है तो कुछ नहीं, अब वैल्यू रख दीजिए 0.52 इजकल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/2, ये रख दिया। अब देखिए 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अब आप बता दीजिए अल्फा बाय 2 को इधर ले आएंगे, अल्फा बाय 2 इजकल टू 1 माइनस 0.52 यानी 0.48 हो गया। यानी अल्फा की बात करेंगे तो 0.48 इंटू 2 0.96 हो गया, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.96 हुआ। मेरे पास ऑप्शन है 0.48, 0.88, 0.96 एंड 0.52, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में ये रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन की एंथैल्पी भी दी गई है, और रिएक्शन हो कहाँ रहा है, क्लोज वेसल में। ये लिखा हुआ है आपके सवाल में, कह रहा है द प्रेशर ऑफ CO2, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, इंक्रीजेज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, इंक्रीजेज इफ इनर्ट गैस इज पम्प्ड कीपिंग द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो देखिए हम उल्टा ही शुरू करते हैं आपके लिए कि यदि कोई भी रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होता है तो वैसे क्लोज वेसल का मतलब हो गया फिक्स्ड वॉल्यूम का वेसल।
तो में यदि हो रहा है तो इनर्ट गैस के एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, CO2 का जो प्रेशर है, तो अब देखिए यदि हम टेम्परेचर को हम रेज्ड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन पीछे जाएगा, ये रिएक्शन पीछे की ओर जाएगा, चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो ये आगे जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने पर किधर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और CO2 का नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या प्रेशर कभी भी डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा। तो ये कह रहा है डिक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रेस्ट, गलत हो गया। इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, याद करिए आप पढ़े हैं कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट के एडिशन से रिएक्शन के इक्विलिब्रियम की स्थिति पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यदि कैटलिस्ट ऐड भी करेंगे तो वैसे स्थिति में कह दीजिए CO2 के प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी DCB गलत है। ए नंबर इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, दैट्स करेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आगे जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ा रखे हैं, तो ऑब्वियसली वैसी स्थिति में हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने पर ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 81 में करेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर द रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन है और इन सब का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मुझे दे दिया गया, कंसंट्रेशन दिया हुआ है कैपिटल एम में, देखिए मोल पर लीटर में दिया हुआ है, एट 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। किस टेम्परेचर पर है, 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, Kp का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए, यानी चलिए Kp निकालते हैं फिर ऑप्शन बोलेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो हमें मालूम है Kp इजकल टू Kc RT टू दी पावर डेल n, ये मुझे पता है, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं Kc और डेल n, यदि गौर करिए तो इस रिएक्शन का जो डेल n है तो ये 1 माइनस, चूंकि गैस ही सब है तो 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 2, यानी -1 हो गया, तो यानी इसके ऊपर टू दी पावर -1 होगा तो ये RT के बराबर हो जाएगा। यदि मुझे T मुझे मालूम है, R हम जान रहे हैं, Kc मुझे मालूम हो जाए, Kp निकल जाएगा, तो Kc हम सेपरेटली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। Kc यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए Kc इजकल टू इसका कंसंट्रेशन लेंगे 0.14 अपॉन, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 0.012 लिख दिया, इसे लिख सकते हैं 0.054 ऐसे लिख दिया। अब इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो यू गॉट द 216, ये मुझे Kc मिल गया, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और ये मुझे Kc के बराबर वैल्यू मिल गया। अब आप यहाँ पर रख देंगे 216 रख दिया और R का वैल्यू 0.082 रख देंगे और T 74 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए किसके बराबर हो गया, 7 और 4 और 347 हो गया। और इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं यू गॉट द वैल्यू इज 7.584, देखिए ये वैल्यू मुझे मिलेगा, यही मेरा Kp होगा। और यदि इसके यूनिट की, हालांकि इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है, यूनिट की बात करें तो देखिए 0.082 जो है वो लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होता है, तो यानी ये प्रेशर ATM के टर्म में होता है और डेल n का वैल्यू -1 है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, ATM टू दी पावर -1। याद रखिए, जानना चाहिए इतनी बात, नहीं दिया हुआ तो आप जो वैल्यू दिया हुआ उसके हिसाब से याद चलेंगे, लेकिन देना चाहिए इसमें कि किस यूनिट में, जब तो यूनिट नहीं देगा तो आप कैसे समझिएगा कि R का वैल्यू क्या रखेंगे। तो जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हम लोग कहते हैं R का 0.082 रखो और Kp हमेशा ATM में निकालो, तो यहाँ नहीं दिया हुआ था तब भी हमने ऐसे किया। अब आप आइए नेक्स्ट नंबर में, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द log k एंड 1/t फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद गेट स्ट्रेट लाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। याद करिए हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े हैं और आर्हेनियस इक्वेशन में हमने log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा। याद करिए यही आर्हेनियस इक्वेशन है, log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 R 1/t है। तो यदि हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं log k और 1/t के बीच में तो ये ग्राफ आता है, देखिए ये वैल्यू log a को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ चुके हैं, याद है, यदि सवाल क्लास के बाद दिमाग में है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बोलना है, माइनस EA बाय 2.303 R होगा। तो आपको 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है,
पहला ऑप्शन में माइनस ई ए बाय 2.303 है, दूसरे ऑप्शन में माइनस ई ए बाय 2.303 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारे लिए करेक्ट हो गया। 83 भी आइए आप देखिए, 83 भी ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये 83 था, अब हम 83 पर बात कर रहे हैं। 83 पर देखिए कह रहा है अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज द क्यूबिक स्ट्रक्चर। तीन तरह का क्यूबिक स्ट्रक्चर पर है, बीसीसी, एफसीसी और कह दीजिए सिंपल क्यूबिक। जरा देखते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए एक कॉर्नर पर है तो वह एक कॉर्नर पर 1/8 होता है, और क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितनी होती है 8। और कह रहा है बी कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम एट द फेस सेंटर। फेस सेंटर फेस पर हाफ होता है और फेस की संख्या कितनी होती है 6। देखिए इससे कैंसिल कर देंगे, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, यानी हमारा फॉर्मूला जो हो गया ये AB3। 4 ऑप्शन मेरे पास है, A2B3, AB3, A3B, A3B2, यानी AB3 हो जाएगा। 84 84 नंबर भी आप समझिए, 84 भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। कह रहा प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ, होता ही है। देखिए गैस मॉलिक्यूल में स्पीड है और ये गैस मॉलिक्यूल मोशन के कारण ये वॉल से कोलाइड करेगा। जब वॉल से कोलाइड करेगा देयर हैव अ कॉलिजन, और कॉलिजन के कारण क्या होगा चेंज इन मोमेंटम। यूनिट टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो कॉलिजन के कारण इस वाल के ऊपर क्या लगा फोर्स, और इस वाल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है प्रेशर। इसलिए ए नंबर तो सही है। कह रहा है प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द वेसल। दूसरा कह रहा है मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई भी वेलोसिटी यदि बात करें, जैसे कह दीजिए आरएमएस स्पीड की बात करें तो √3 RT बाय m बोलते हैं। देखिए रूट में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अंडर रूट होता है। यदि हम एवरेज स्पीड की बात करें, RMS था ये, एवरेज की बात करें अभी अभी भी लिखे हैं 8 RT/πm का रूट हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो 2 RT/m का रूट अंडर बोलते हैं। तो कोई भी स्पीड हो, स्पीड ये टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अंडर रूट होता है, और स्पीड पर ही निर्भर करता है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ कॉलिजन यूनिट टाइम में कितना होगा, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स स्पीड पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये भी सही हो गया। फिर कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एक तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √D होता है, ग्राम्स लॉ आप पढ़े हैं, तो ये होगा। एक तो स्टेटमेंट ही गलत है, दूसरी चीज है डिफ्यूजन से कोई लेना देना नहीं है, कह दीजिए प्रेशर को डिफ्यूजन से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम एक तो स्टेटमेंट ही गलत है, इस वजह से भी गलत है। दूसरा यदि स्टेटमेंट सही भी होता तब भी हम इसे प्रेशर के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट बोलते हैं। चलिए इनकरेक्ट मुझे मिल चुका है, चौथा चेक करते हैं वो सही कैसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, याद करिए 3/2 RT होता है, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट भी सही है, और गैस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा स्पीड होगा इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया C नंबर हो गया। आइए हम 85 पर बात करते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 40 kg ऑफ कैल्शियम इन 2 आवर्स बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। 2 घंटे के इलेक्ट्रोलिसिस से 40 kg कैल्शियम प्रोड्यूस होता है। हाउ मच एल्यूमिनियम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम करंट इन द 2 आवर। एक बात देखिए, हमेशा याद करिए, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस में कि W1/W2 = E1/E2। याद करिए सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप याद इस चीज़ों को पढ़े हैं। ये कैल्शियम के लिए 40 kg है, और एल्युमिनियम का मास W निकालना है मुझे, और ये इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, 20 हो गया। और W एल्युमिनियम का मास है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 और वैलेंसी 3 होता है, यानी 40/W = 20/9। इससे कैंसिल करेंगे 2, W = 9 2 18। चूंकि ये 40 kg है तो ये भी क्या होगा 18 kg। चेक कर सकते हैं आप अपने ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन है। चलिए 86 भी डिस्कस कर रहे हैं। 86 नंबर आइए, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है pH ऑफ 0.1
m सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज 4। देखिए कंसंट्रेशन 0.1 है और pH आपका 4 दिया हुआ था। pH जैसे ही 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर -4। इतना तो आप समझ रहे होंगे। और आपको याद होगा मोनोबेसिक एसिड के लिए H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो Ka × C होता है। देखिए pH से भी निकाल सकते हैं, तो pH से यदि हम बोलेंगे तो ये याद करिए फॉर्मूला पर है हाफ pKa माइनस log C, ये फॉर्मूला पर है। तो यहाँ से यदि निकलेगा C मालूम है, pH मालूम है, तो pKa निकलेगा। लेकिन मुझे pK नहीं पूछ रहा है, मुझे K पूछ रहा है, तो वहाँ से pK निकालेंगे, फिर एंटी लॉग लेकर के K निकालेंगे। तो थोड़ा सा बहुत आसान है। H प्लस आयन के टर्म में लिख लिया। H प्लस आयन को K × C का रूट अंडर बोलते हैं। अब H प्लस आयन 10 टू द पावर -4 है, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। और ये Ka × C देखिए 0.1 है, यानी Ka = 10 टू द पावर -8 अपॉन 0.1 करेंगे 10 टू द पावर -7। दैट्स योर आंसर। K इज 10 टू द पावर -7। ये भी देखिए ए नंबर ऑप्शन में ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 भी आपको डिस्कस कर दें। क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच द K का वैल्यू आपको दे दिया गया, यानी K क्या है, K दिया ये 87 है, K दिया हुआ है 5.48 × 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड, ये दिया हुआ है K, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, लिखा हुआ भी है फर्स्ट ऑर्डर है। और मुझे पूछ रहा है 2/3 लाइफ, यानी T2/3 मुझे निकालना है। तो याद करिए हमने कहा है कि T2/3 का मतलब है कि वो टाइम इंटरवल जितने समय में 2/3 ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है। तो अब आप बताइए K = 2.303 अपॉन T log A/A-x लिखते हैं। तो जैसे ही देखिए इसे 2/3 लिखेंगे तो ये जो x है ये 2A/3 हो जाएगा, यानी यू कह दीजिए T2/3 यदि लिखते हैं तो 2.303 अपॉन K log A अपॉन A- 2A/3, बस 2/3 है तो 2A/3 ये कर दिया। अब आप बता दीजिए कि T2/3 2.303 और K का वैल्यू दिया हुआ है 5.48 × 10 टू द पावर -14 log। अब आप देखिए ये 3A-2A, A/3 होगा, A कैंसिल हो जाएगा यानी 3 होगा। यही मेरे लिए ऑप्शन होगा। इसी फॉर्मेट में देखिए आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन चेक कर ले सकते हैं, आप अपने से मिला लीजिए। ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर, यानी हम बात करने जा रहे हैं 88। तो 88 में वांट ऑफ फैक्टर I के बारे में बात कर रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ BaCl2 at 0.01 m concentration is 1.98. The percentage dissociation of BaCl2 at this concentration is, तो I का वैल्यू जो है वो 1.98 दिया हुआ है। डिसोसिएशन है तो याद करिए 1 - अल्फा 1 - n बोलते हैं, यानी I 1.98 और 1 - अल्फा और 1 - 3 BaCl2 की बात हो रहा है, नहीं तो 1 और 2 3 होगा तो 3 कर दिया, यानी 1 + 2 अल्फा कर दिया। अब आप बता दीजिए 2 अल्फा = 1, 2 अल्फा = 1.98 - 1 यानी 0.98 होगा। अल्फा = 0.98 / 2 0.49 होगा। तो आप अपना अल्फा चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 0.49, ये अल्फा हुआ। चूंकि परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन किसके बराबर होता है, अल्फा × 100 का, यानी 49% के आसपास बोलेंगे, यानी आसपास क्या, ये 49% हो गया। ये 88 हो गया। 89 में देखिए कह रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज। देखिए ये H2O का डिसोसिएशन होता है, ये H+ आयन और OH- आयन। ये आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि ये H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यदि कभी भी ये डिसोसिएशन का रिएक्शन है और ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो H+ आयन और OH- आयन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और यदि कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली Kw क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए पूछ रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 90 नंबर देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए कह रहा है 90 में
MnO4 2 माइनस, यही MnO4 2 माइनस जो 1 मोल है, ये 1 मोल है, दिया हुआ है आपको। इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट्स टू, पहला ऑप्शन है MnO4 माइनस, ये चेक करते हैं, देखिए MnO4 माइनस और लिखा हुआ है MnO2। यहाँ मोल भी दिया हुआ है, तो हम मोल नहीं लिखे हैं, मैं ऐसे लिख लिया, हमें मोल चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके 1 मोल से ये कितना कितना मोल बनेगा, ये मुझे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंसिंग आपको आता है। तो चलिए बैलेंस करने, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। आप ध्यान देंगे +4 से +7 में जाते हैं तो 1 का चेंज है, और +6 से +4 पर जाते हैं तो आप +6 से +4 पर 2 का चेंज है। तो देखिए एक ही जगह से 2 बार है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, एक बार और लिख लीजिए MnO4 2 माइनस, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 2 बार लिख लिया, यहां से इसे ऐसे कर दीजिए। अब बताइए इस बात का चेंज 2 है, इसका 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल लॉस और टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए ही बराबर कर दिया। अब बताइए 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 2 दे दीजिए, और यहाँ पर भी 2 दे दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो यहाँ भी 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए। 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इस रिएक्शन को फाइनली लिख दीजिए 3MnO4 2 माइनस से आप लिखिए 2 MnO4 माइनस और MnO2 लिख दिया। अब आप बता दीजिए कि 3 मोल से बन रहा है 2 मोल, लेकिन मुझे ये 1 मोल लेना है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/3 मोल, और ये बनेगा 1/3 मोल। तो इसलिए मेरा आंसर जो होगा 1 मोल MnO4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा 2/3 मोल MnO4 माइनस और 1/3 मोल MnO2 में 2/3 मोल MnO4 माइनस, एंड लिखा हुआ है 1 मोल MnO2, गलत है, 1/3 मोल MnO4 माइनस एंड 2/3 मोल MnO2, 1/3 मोल MnO2O7 और 1/3 मोल MnO2। देखिए तो सही मायने में ये कितना क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, लिखा हुआ है 1। तो ए नंबर ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन बनता है तो ए नंबर करेक्ट होगा। लेकिन आइए एक और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो देखते हैं, इसको भी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, लिख कह रहा है MnO4 माइनस है, यानी सी में बदल गया, MnO4 2 माइनस, ये बदल रहा है किसमें, Mn2O7 प्लस MnO2 में। देखिए ये तो +4 है, MnO2 यह भी है, और ये 14 और ये +14 लेंगे तो +14 का 2 +7 हो गया, +7 हो गया। एक Mn का +7 है, 2 Mn के लिए बात करेंगे तो हम इसे बैलेंस, देखिए एक ही जगह से ये +6 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही जगह से रिडक्शन भी, तो एक बार और लिख लेंगे उसी तरह से जैसे अभी हमने किया था। MnO4 ये 2 माइनस ऐसे लिख लिया, यहाँ से यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए +6 से +4 पर गया है, 2 का चेंज हुआ। यहाँ Mn 2 है, यहाँ भी Mn को 2 कर लीजिए, पहले बराबर हो गया Mn। अब देखिए +6 से +7 पर गया है, एक Mn के लिए 1 का अंतर, 2 Mn के लिए 2 का अंतर, ये दोनों बराबर है, चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके लिए यदि रिएक्शन लिखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 MnO4 और 2 माइनस, MnO4 माइनस ये 3 हो गया, ये बदला Mn2O7 प्लस MnO2 में, यानी ये देखिए बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन। अब जरा गौर कर लीजिए, Mn को हम बराबर कर चुके हैं, अब इसके लिए हम चेक करेंगे। देखिए 3 मोल से बन रहा है कितना मोल, 1 मोल, 3 से बन रहा है 1 मोल, 1 से बनेगा 1/3 मोल, ये 1 मोल से बनेगा 1/3 मोल, इसको हटा दीजिए। 3 से बन रहा है 1 मोल, 1 से बनेगा 1/3 मोल, तो यानी Mn2O7 का 1/3 मोल, MnO2 का 1/3 मोल, ये लिख सकते हैं MnO2 का। देखिए ये 4 और 2/3, 12, 8, 12, यानी पहला ऑप्शन गलत है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, 1/3 मोल Mn2O7, 1/3 मोल MnO2, यानी ए नंबर नहीं होगा, यहाँ एक गलत ऑप्शन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है आपको, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये देखिए ये 1 मोल से
1/3 मोल और 1/3 मोल। सी विल बी द करेक्ट आंसर्स। चलिए